फोटोलिसिस के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को पहले हम लोग कहते थे जेड एंजाइम। लोकेशन इसका जो होता है बेटा, वो होता है इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या होता है? इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, किसकी? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी उसको और क्या बोलते हैं? जेड एंजाइम बोलते हैं। क्या क्या होता है? क्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीज, है ना। याद रखिएगा कि जो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन है, हमेशा जो फोटो सेंटर होता है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता है और अपनी खुद एनर्जी गेन करता है। फोटोसिंथेसिस खुद में अपने आप में एक प्रोसेस है जहां लाइट एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। लाइट एनर्जी ले रहे हो फोटॉन के फॉर्म में और उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। पहले तो एटीपी एनएडीपीएच बना रहे हो, तो लाइट एनर्जी यहां पे कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। और जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पास करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, तो पास करते हुए वो तमाम अपनी एनर्जी को लूज कर चुका होता है। वाइल पासिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी एनर्जी को लूज कर चुका होता है। और एनर्जी लूज करने की वजह से यहां पर अगर हम देखेंगे चेंज होगा ना, एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी चेंज होगी। पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो जाएगी, तो इससे एक ग्रेडियंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा, और उसी की मदद से वहां पर एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी आपको दिखेगा एटीपी सिंथेस की मदद से, और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन एनएडीपी रिडक्टेज की मदद से। और यही एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। यानी एटीपी एनएडीपीएच जो अभी तक लाइट रिएक्शन में बना था, अब वो यूज होने जा रहा है कहां पर? डार्क रिएक्शन में। इसीलिए इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहां कुछ बनता है, हर स्टेप पे एंजाइम इन्वॉल्व है, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इसीलिए पूरी तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। टेम्परेचर 19-20 होगा तो यहां दिक्कत आएगी। जनरली अगर मैं बोलूं तो डार्क रिएक्शन में CO2 से बनना है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनना है? यानी कार्बन का होना है रिडक्शन, CO2 रिड्यूस होगा C6H12O6 में। कार्बन का होना है रिडक्शन। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर लाइट की। अगर डार्क रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 पाथवे आपको पढ़ने होते हैं। वैसे तो कैम पाथवे तो आपको उतना नहीं पढ़ना होता है, इट इज़ मच सिमिलर टू C4, बट C3 C4 तो आपको पढ़ना ही होता है। और दूसरी बात, एंड प्रोडक्ट क्या होता है डार्क रिएक्शन का? तो वो होता है बेटा ग्लूकोज। क्या होता है? तो ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट। अल्टीमेटली इस रिएक्शन के बाद बनता क्या है? ग्लूकोज। भले ही वो आगे चल के ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन बनता क्या है? ग्लूकोज। अब प्लांट में एंड में बनता ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। हम लोग में कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें होती हैं। इस पूरे प्रोसेस में बेटा एंजाइम्स की जरूरत होती है, और सारे एंजाइम्स जो होते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स को बोलो या स्ट्रोमा बोलो, वहां पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। कैल्विन साइकिल के बारे में बात करें तो कैल्विन साइकिल जो है मेल्विन कैल्विन ने दिया था 1945 पे। वहां पर उनको जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी, तो उस रेडियो एक्टिविटी को उन्होंने बेनिफिशियल यूज में लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बाद में 1961 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उनके और बहुत सारे लोग उनके फ्रेंड्स थे, कोवर्कर्स थे। कोवर्कर को फ्रेंड बोल दो क्योंकि दिन भर काम ही कर रहे हैं साथ में। क्या यूज किया था उन्होंने? क्लोरेला। दो एक्चुअली दो उन्होंने यूज किया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक क्लोरेला और एक सेंडेस्मस, और कार्बन 14 का यूज किया था उन्होंने। एक क्वेश्चन आपको पुराने एग्जाम में देखने मिलता है कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितना होता है, तो 5568 5568 ईयर कार्बन का हाफ लाइफ जो होता है
है ना, टी हाफ पढ़ते हो ना, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, शायद 0.693 अपॉन लैम्डा, क्या होता है, ये होता है टी हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है कार्बन 14 का होता है 5568 ईयर। और उन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी का यूज किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर अगर हम लोग बात करें, कौन CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को एक्सेप्ट करोगे तभी ना ग्लूकोज बनाओगे, बोलो। तो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला पहला एक्सेप्टर जो डिस्कवर हुआ था RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो रेडियो एक्टिविटी पहला वहां देखने को मिला बेटा। और सबसे पहला प्रोडक्ट जो बना बेटा वो था फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना देखने को मिला वो क्या था, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, PGA। क्या PGA बोल सकते हैं। सारे प्लांट में आपको केल्विन साइकिल देखने को मिलेगा, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे दुनिया कोई प्लांट हो। होता क्या है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो CO2 पकड़ा जाता है तो उसको रिड्यूस करवाया जाता है, यानी उसको CO2 का कैप्चर होना, कौन कैप्चर करेगा, RUBP। तो RUBP CO2 साथ बाइंड करेगा, एंजाइम वही होगा बेटा रुबिस्को, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम रुबिस्को, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। तो वहां पर 3 कार्बन का बनेगा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। और रुबिस्को एंजाइम जो है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इस धरती पर, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। और यहां पर पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये वो चीज होती है। दूसरा बेटा जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ये बहुत सारे स्टेप्स में फिर से वापस से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। किसमें, इसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन या ग्लाइकोलिसिड। या तो आप रिडक्शन बोलो कि रिडक्शन हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड का, रिडक्शन हो गया, या इसको आप ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी बोल सकते हो। या ये उल्टा, जैसे आपने रेस्पायरेशन पढ़ा हुआ, ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज, 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ट्रायोज फॉस्फेट पढ़ते हो ना, और लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है फास्फो। उसी तरीके से यहाँ उल्टा ग्लूकोज बनता है, यानी जस्ट रेस्पायरेशन का उल्टा वाला प्रोसेस है। तो ग्लूकोज बन जाता है। अब बाद में देखो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए RUBP को बार बार रीजनरेट करना होता है, तो RUBP की रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, यानी ये जो बीच में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो जाता है RUBP में, यानी RUBP रीजनरेट होना जरूरी है समय समय पे। मतलब बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस का उल्टा स्टेप है। अगर आप देखोगे तो नेट रिएक्शन जो C3 का होता है डार्क रिएक्शन का, उसमें ये साइकिल जो होती है, एक साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है। और तुमको पता है पूरा फुल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन 6CO2 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये रिएक्शन होती है ना, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब आते हैं तब एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। और एक साइकिल में एक ही ग्लूकोज का एक ही CO2 बाइंड कर रहा है, तो कितनी बार साइकिल चलानी पड़ेगी, 6 बार, तब जाके ना 6 बार CO2 बाइंड करेगा। तो 6 बार CO2 चाहिए होता है, 12 NADPH चाहिए होता है, 18 ATP चाहिए होता है। 6 12 18, 6 12 18 याद रखना, 6 12 18, 6 CO2 12 NADPH 18 ATP। वहीं C4 में 6 12 30, C3 में 6 12 18 और C4 में 6 12 30, ये चीजें होती हैं। इसके अलावा बेटा कुछ वेस्टफुल प्रोसेस भी होते हैं, जैसे फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसको C2 साइकिल बोलते हैं। इसका नाम फोटो रेस्पायरेशन रखा गया है क्योंकि ये रेस्पायरेशन होता है, फोटो रेस्पायरेशन नाम है ना इसका। क्यों इसका नाम फोटो रेस्पायरेशन है, कभी सोचना चाहिए था। इसका नाम है फोटो रेस्पायरेशन क्योंकि यहां पे रेस्पायरेशन हो तो रहा है, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज फोटो रेस्पायरेशन। You have to think about why it is named as photorespiration, because there is respiration associated with the photosynthetic tissues। आई बात समझ में, इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। और इसको पहली बार टोबैको में डिस्कवर किया गया था। तो ये कुछ डेटा होते हैं जो आपके एग्जाम में काम आते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा कवर कर रहा हूं। और
फोटो रेस्पिरेशन बेटा जो होता है वो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जहां आपको पता है कि RuBP के साथ CO2 बाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, तो रुबिस्को में C और O दोनों होता है लास्ट में, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों होती है, यानी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी होती है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है। CO2 की अवेलेबिलिटी अगर प्रॉपर है तो कार्बोक्सिलेज काम करता है, लेकिन अगर थोड़ा भी वहां पे कमी आ गई तो ऑक्सीजनेज काम करने लगता है। यानी RuBP के साथ बाइंड करना था किसको, CO2 को, और बाइंड कर जाएगा क्या, O2। यही तो होता है फोटो रेस्पिरेशन में, O2 बाइंड कर जाता है RuBP के साथ, है ना। तो ये सही काम नहीं है, RuBP बाइंड कर गया। नॉर्मली आपको पता है फोटोसिंथेटिक कार्बन जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, लेकिन अगर यहां पर नेट फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाए, फोटोसिंथेसिस का जो नेट मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और होगा क्या, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। दो बातें, एक फोटोसिंथेसिस का जो नेट फोटोसिंथेसिस वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और थोड़ा सा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब फोटो रेस्पिरेशन होगा, तब फोटो रेस्पिरेशन होगा, तब वहां पर जो होगा क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन। अगर बेटा मान लो CO2 का इवोल्यूशन बढ़ जाए, है ना, CO2 खूब ज्यादा सीक्रेट होने लगे, जैसे हमको पता करना है कि फोटो रेस्पिरेशन को कैसे पता करें, फोटो रेस्पिरेशन पता करने का क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन तरीके से फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग पता कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है, पहला तरीका यह है कि आप देखो कि किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, नेट फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और ऑक्सीजन जो हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहला तरीका ये हो जाएगा। पहले तरीके से आपने पता कर लिया कि भैया फोटोसिंथेसिस का जो नेट फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका हो गया फोटोसिंथेसिस, नेट फोटोसिंथेसिस कम हो जाना और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाना, भले ही 2 से 3% ही बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, 21% तक बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका होता है बेटा अचानक CO2 का इवोल्यूशन बढ़ जाए, CO2 निकलने लगे प्लांट से, CO2 तो चाहिए था ना, CO2 तो चाहिए था, लेकिन CO2 क्या हो जाए, इवॉल्व होने लगे, है ना, ये चीजें होती हैं। तो ये तरीका होता है, इससे पता चलता है कि हाँ अब प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन चल रहा है। कहाँ कहाँ चलता है फोटो रेस्पिरेशन, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और पेरोक्सिसोम में चलता है, तीन जगह चलता है। CMP, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, ये चीज चलती है। यानी पूरे फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए ये तीनों जगह इंपॉर्टेंट है, तीनों साइट इंपॉर्टेंट होता है। और पूरी तरीके से बेटा ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, पूरी तरीके से फोटो रेस्पिरेशन पूरी तरीके से क्या है, साइक्लिक प्रोसेस होता है ना। इसीलिए कभी कभी इसको बेटा फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल, PCO भी बोलते हैं, PCO, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल बोलते हैं इसको। तीन जगह चलता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और कहां चलता है, पेरोक्सिसोम में चलता है, तीन जगह चलता है। ठीक है, बहुत डिटेल में इसके बारे में और बहुत कुछ नहीं जानना है आपको, बस इतना याद रखिएगा कब होता है फोटो रेस्पिरेशन। आपकी बुक में नहीं दिया है, बस मैं 2-3 कंडीशन बता रहा हूं कब होगा। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए तब होगा। जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी फोटो रेस्पिरेशन उतना ज्यादा होगा। जब O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब होगा, टेम्परेचर बढ़ जाए तब होगा, और जितना बूढ़ा प्लांट होता है, एज ऑफ प्लांट जितना ज्यादा होगा उसमें फोटो रेस्पिरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो एकदम बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस होता है बेटा, याद रखिएगा। और C4 में नहीं पाया जाता है, C4 में कुछ भी हो जाए C4 में देखने को ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना। C4 प्लांट में आपको देखने नहीं मिलेगा। क्या बनता है यहां पर बेटा, इसको C2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो चीजें बनती हैं, दो कार्बन, एक फास्फोग्लिसरेट और एक फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है ना, ये चीज बनती है। यानी यहां पर बेटा दो मॉलिक्यूल बनते हैं, फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लिसरेट प्लस फास्फोग्लाइकोलेट। यहां पर
2 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, इसीलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। C3 जो पहला बनता है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए C3 साइकिल बोलते हैं। और C4 जो पहला बनता है वो क्या होता है, 4 कार्बन का होता है, इसलिए उसको C4 साइकिल बोलते हैं। तो पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पैराक्सीजोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 जगह देखने को मिलता है। कोई भी बेटा यहाँ अगर आप लोग बात करोगे, कोई भी एनर्जी नहीं बनती, कोई भी रिड्यूसिंग पावर नहीं बनता, एनर्जी कंज्यूम होती है, और 25% जो फिक्स CO2 होता है वो इसी के थ्रू लॉस हो जाता है। हाईली वेस्टफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। और देखो, जिस चीज़ के बहुत घाटे होते हैं उस चीज़ के थोड़े बहुत फायदे भी होते हैं। यानी अगर आप देखोगे भैया इसका कुछ भी तो फायदा होता होगा प्लांट में, कुछ तो फायदा होता होगा प्लांट में ना, तो थोड़ा बहुत फायदा होता है। तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। कैसे बचाता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिसिपिटेट करके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो प्लांट को इस तरीके से उसको बचाने का काम करता है। फोटो रेस्पिरेशन का याद रखिएगा, कोई भी रिश्ता नॉर्मल रेस्पिरेशन से नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन का कोई भी रिश्ता नॉर्मल रेस्पिरेशन से नहीं होता है।